एक गांव का एक किसान है 28 वर्षीय लीलू तिहागी, जिसके हिस्से में पुश्तैनी 15 बीघा जमीन में से 5 बीघा जमीन आई थी। बाकी 10 बीघा जमीन दो बड़े भाइयों सुधीर तिहागी और ब्रजेश तिहागी के हिस्से में चली गई थी। जमीन बंटवारे के बाद तीनों भाई अपनी अपनी घर गृहस्थी देखने लगे और जैसे भी हो खींचतान कर अपने घर चलाते बच्चों की परवरिश करने लगे। बंटवारे के समय लीलू की शादी नहीं हुई थी, लिहाजा उस पर घर गृहस्थी के खर्चे का भार कम था। गांव के संयुक्त परिवारों में जैसा कि आमतौर पर होता है, दुनियादारी और रिश्तेदारी निभाने की जिम्मेदारी बड़ों पर ही होती है। इसलिए भी लीलू बेफिक्र रहता और मन मर्जी से जिंदगी जीता था। साल 2001 का वह दिन त्यागी परिवार पर कहर बनकर टूटा जब सुधीर अचानक लापता हो गया। उन्हें बहुत ढूंढा गया पर पता नहीं चला कि उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद त्यागी परिवार ने तय किया कि सुधीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी जाए। लेकिन इस पर लीलू बड़े बुड्ढों के अंदाज में बोला, इससे क्या होगा, उल्टे हम एक नई झंझट में और फंस जाएंगे। पुलिस तरह तरह के सवाल कर हमें परेशान करेगी, हजार तरह की बातें समाज और रिश्तेदारी में होंगी। उससे तो अच्छा है कि उनका इंतजार किया जाए। हालांकि वह किसी बात को लेकर गुस्से में थे और मुझसे ये कह रहे थे कि अब कभी नहीं आऊँगा। परिवार वालों को लीलू की सलाह में दम लगा। वैसे भी अगर सुधीर के साथ कोई अनहोनी या हादसा हुआ होता तो उनकी लाश या खबर मिल जानी चाहिए थी, और वाकई पुलिस क्या कर लेती। वह कोई दूध पीते बच्चे तो थे नहीं जो घर का रास्ता भूल जाएं। ये सोचकर सभी ने मामला भगवान भरोसे छोड़ दिया। उन्हें चिंता थी तो बस उनकी पत्नी अनीता और नन्ही बेटियों पायल और पारुल की, जिनके सामने पहाड़ सी जिंदगी पड़ी थी। ये परेशानी भी वक्त रहते दूर हो गई जब गांव में ये चर्चा शुरू हुई कि अब सुधीर के आने की तो कोई उम्मीद रही नहीं। अनीता कब तक उसकी राहें ताकती रहेगी। इसलिए अगर लीलू उससे शादी कर ले तो उन्हें सहारा और बेटियों को पिता मिल जाएगा। घर की खेती भी घर में रहेगी। गांव और रिश्ते के बड़े बूढ़ों का सोचना ऐसे मामलों में बहुत व्यवहारिक यह रहता है कि जवान औरत कब तक बिना मर्द के रहेगी। आज नहीं तो कल उसका बहकना तय है। इसलिए बेहतर है कि अगर देवर भाभी दोनों राजी हो तो उनकी शादी कर दी जाए। बात निकली तो जल्द उस पर अमल भी हो गया। एक सादे समारोह में लीलू और अनीता की शादी हो गई, जो कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि गांव में ऐसी शादियां होना आम बात है जहां देवर ने विधवा भाभी से शादी की हो। इतिहास भी ऐसी शादियों से भरा पड़ा है। देखते ही देखते अपने देवर की पत्नी बन अनीता विधवा से फिर सुहागन हो गई, और वाकई में पारुल और पायल को चाचा के रूप में पिता मिल गया। इसके बाद तो बड़े भाई सुधीर की जमीन भी लीलू की हो गई। जल्द ही लीलू और अनीता के यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम विभुर रखा गया। घर में सब उसे प्यार से शैंकी कहते थे। कभी कभार जरूर गांव के कुछ लोगों में ये चर्चा हो जाती कि चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ, लेकिन कभी सुधीर अगर वापस आ गया तो क्या होगा। मुमकिन है जी उलट जाने से वे साधु संन्यासियों की टोली में शामिल हो गया हो, और वहां से भी जी उलटने के कारण कभी घर आ जाए। फिर अनीता किसकी पत्नी कहलाएगी। सवाल दिलचस्प था जिसका मुकम्मल जवाब किसी के पास नहीं था। पर एक शख्स था जो बेहतर जानता था कि सुधीर अब कभी वापस नहीं आएगा। वह शख्स था लीलू। इस तरह 5 साल गुजर गए। अब सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद इस साल 2006 में
पारुल की मृत्यु हो गई। घर और गांव वाले कुछ सोच समझ पाते इससे पहले ही लीलू ने कहा उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया और आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। गांव में ऐसे यानी सांप वगैरह के काटे जाने के हादसे भी आम होते हैं, इसलिए कोई ये नहीं सोच पाया कि यह कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि सोच समझकर की गई हत्या है और आगे भी त्यागी परिवार में ऐसी हत्याएं होती रहेगी जो सामान्य या हादसे में हुई मौत लगेगी। और हैरानी की बात यह भी रहेगी किसी भी मामले में न तो लाश मिलेगी और न ही किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज होगी। इसके 3 साल बाद ही पायल भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई तो मानने वाले इसे होनी मानते रहे, लेकिन अनीता अपनी दोनों बेटियों की मौत का सदमा झेल नहीं पाई और बीमार रहने लगी, जिसका इलाज भी लीलू ने कराया। अब सुधीर की जमीन का कोई वारिस नहीं बचा था सिवाय अनीता के, जो अब इस तरह से लीलू और बड़े होते सैंकी की मोहताज रहने लगी थी। लीलू की तो जान ही अपने बेटे में बसती थी और वे उसे चाहता भी बहुत था, लेकिन यह नहीं देख पा रहा कि उसके लाड प्यार के चलते सैंकी गलत राह पर निकल पड़ा है और देखे भी कैसे पाता, क्योंकि वह खुद ही ऐसे रास्ते पर चल रहा था जिसे कलयुग का महाभारत कहा जा सकता है। और वह उसका धृतराष्ट्र था जो पुत्र मोह में अंधा हो गया। इसी अंधेपन का नतीजा था कि बीती 9 जुलाई को लीलू गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में पुलिस वालों के सामने खड़ा गिड़गिड़ा रहा था कि सैंकी मेरा इकलौता बेटा है। आप जितने चाहे पैसे ले लो लेकिन उसे छोड़ दो, बेटा छूट जाए इसके लिए वे 10 लाख रुपए देने को तैयार था। लेकिन जुर्म की दुनिया में दाखिल हो चुके बिगड़ेल सैंकी ने जुर्म भी मामूली नहीं किया था, लिहाजा उसका यूं छूटना तो नामुमकिन बात थी। दरअसल सैंकी ने केन्या की एक लड़की जिसका नाम रोजमेरी वाजनीरू है से 7 जुलाई को 12,000 रुपये नगद और एक मोबाइल फ़ोन लूटा था। रोजमेरी से उसका संपर्क सोशल मीडिया के जरिए हुआ था। जब वह दिल्ली आई तो सैंकी बहाने से उसे अपनी कार में बिठाकर गाजियाबाद ले गया और हथियार दिखाकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। दूसरे दिन सुबह रोजमेरी ने सिहानी गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो सैंकी पकड़ा गया। वारदात में उसका साथ देने वाला शुभम भी गिरफ्तार किया गया, वह भी मुरादनगर का रहने वाला है। दोनों से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार 11,000 रुपये नगद और वह कार भी बरामद की गई जिसमें बैठाकर रोजमेरी से लूट की गई थी। कुछ दिनों बाद दोनों को अदालत से जमानत मिल गई, लेकिन अब खुद जेल में बंद लीलू को जमानत मिल जाएगी इसमें शक है, क्योंकि उसके गुनाहों के आगे तो बेटे का गुनाह कुछ भी नहीं। बीती 24 सितंबर को लीलू को गाजियाबाद पुलिस ने अपने भतीजे रेसू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया तो शक्ति से पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसने कोई 1-2 नहीं बल्कि 20 साल में एक के कर 5 हत्याएं की हैं और ये पांचों ही उसके अपने सगे हैं। ये सुनकर पुलिस वालों के मुंह तो खुले के खुले रह गए, साथ ही जिसने भी सुना उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि कैसा कलयुग आ गए हैं जिसमें जमीन के लालच में एक सगे भाई ने दूसरे सगे बड़े भाई और 2 भतीजियों जो अनीता से शादी के बाद उसकी बेटियां हो गई थी सहित 2 सगे भतीजों को भी इतनी साजिशाना और सातिराना तरीके से मारा कि किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। रेसू की हत्या के आरोप में वह कैसे पकड़ा गया, इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि इसके पहले की 4 हत्याएं उसने कैसे की थी।
इनमें से 2 हत्याओं का जिक्र ऊपर किया जा चुका है। अपने बड़े भाई सुधीर की हत्या लीलू ने 1 लाख की सुपारी देकर मेरठ में करवाई थी और लाश को नदी में बहा दिया था। इसलिए अनीता से शादी करने के बाद वह बेफिक्र था कि सुधीर आएगा कहां से। उसे तो मौत की नींद में वह सुला चुका है। वह कातिल कितना खुरापाती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह 20 साल पहले ही अपने गुनाहों की स्क्रिप्ट लिख चुका था और हर एक कत्ल के बाद किसी को शक न होने पर उसके हौसले बढ़ते जा रहे थे। जब सैंकी पैदा हुआ तो उसे लगा कि सुधीर की जमीन उसकी बेटियों के नाम हो जाएगी। लिहाजा पहले उसने पारुल को खाने में जहर देकर मारा और फिर पायल की भी हत्या कर उसकी लाश को नदी में बहा दिया। इस दौरान जमीन जायदाद का धंधा करने के लिए उसने अपने हिस्से की जमीन बेच दी और मुरादनगर थाने के सामने एक आलीशान मकान भी बनवा लिया। जब इस निकम्मे और लालची से दलाली का धंधा नहीं चला तो उसकी नज़र दूसरे भाई ब्रजेश की जमीन पर जा टिकी। उसे लगा कि अगर ब्रजेश और उसके बेटों व पत्नी को भी इसी तरह ठिकाना लगा दिया जाए तो उसकी 2.5 करोड़ की जमीन भी उसकी हो जाएगी। नेकी तो नहीं बल्कि बेदी और पूछताछ की तर्ज पर उसने साल 2013 में ब्रजेश के छोटे बेटे 16 वर्षीय निशु की भी हत्या कर लाश नदी में बहा दी और अपनी गोलमाल बातों से पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से ब्रजेश को रोक दिया। ये उसके द्वारा की गई 4थी हत्या थी। अब तक उसे समझ आ गया कि साल 2 साल या 4 साल लगेंगे लेकिन जमीन तो उसकी हो ही जाएगी। असल में वह चाहता था कि पूरे कुटुंब की जमीन उसके बेटे सैंकी को मिल जाए, जिससे उसे जिंदगी में मेहनत ही नहीं करनी पड़े जैसे कि उसे नहीं करनी पड़ी। जाहिर है रेसू की हत्या के बाद वह ब्रजेश और उनकी पत्नी को भी ऊपर पहुंचा देने का मन बना चुका था। ब्रजेश का बेटा 24 वर्षीय रेसू बीती 8 अगस्त को गायब हो गया था। ये उनके लिए एक और सदमे वाली बात थी क्योंकि निशु को गुजरे 8 साल बीत गए थे। अब रेसू ही उनका आखिरी सहारा बचा था जिसकी सलामती के लिए वे दिन रात दुआएं मांगा करते थे। लेकिन ये अंदाजा दूसरों की तरह उन्हें भी नहीं था कि परिवार को डसने वाला सांप आस्तीन में ही है। लीलू ने इस बाबत और लोगों को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया था। उसने योजना के मुताबिक रेसू को फोन कर गांव के बाहर मिलने बुलाया और घूमने चलने के बहाने कार में बिठा लिया। इस i20 कार में इन दोनों के अलावा विक्रांत, सुरेंद्र त्यागी, राहुल और लीलू का भांजा मुकेश भी मौजूद था। चलती कार में इन लोगों ने रेसू की हत्या रस्सी और लोहे की जंजीर से गला घोंटकर कर दी और उसे सीट पर जिंदा लोगों की तरह बिठाकर बुलंदशहर की तरफ चल पड़े। कहीं किसी को शक न हो जाए इसलिए कुछ दूर जंगल में कार रोककर इन्होंने रेसू की लाश को कार की डिग्गी में डाल दिया। असल काम हो चुका था, बस लाश और ठिकाना लगाना बाकी था। इसके लिए मूड बनाने के लिए इन लोगों ने बुलंदशहर में विक्रांत के ट्यूबवेल पर जोरदार पार्टी की। जब रात गहराने लगी तो इन वहशियों ने रेसू की लाश को एक बोरे में ठूंसा और बोरा पेहासू इलाके में ले जाकर गंगनेर में बहा दिया। इसके बाद सभी अपने अपने रास्ते हो लिए। आरोपियों में से सुरेंद्र त्यागी हापुड़ का रहने वाला है और पुलिस में दरोगा पद से रिटायर हुआ है, जबकि राहुल उसका नौकर था। लीलू ने सुरेंद्र को रेसू की हत्या की सुपारी दी थी, जिसने बुलंदशहर के आदतन अपराधी विक्रांत को भी इस वारदात में शामिल कर लिया। इन दोनों का याराना विक्रांत के एक जुर्म में जेल में बंद रहने के दौरान हुआ था। लीलू ने हत्या के एवज में 4 लाख रुपए नकद दिए थे और बाकी बाद में 1 बीघा जमीन बेचने के बाद देने का वादा किया था। रेसू के लापता होने के बाद
ब्रजेश ने बेटे को काफी खोजा और फिर थक हार कर 15 अगस्त को मुरादनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। हालांकि लीलू ने इस बार भी उन्हें ये कहकर रोकने की कोशिश की थी कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से क्या फायदा होगा, लेकिन फायदा हुआ। 24 सितंबर को वह पकड़ा गया और अपने साथियों सहित जेल में है। लीलू इंतफाक पकड़ा गया, नहीं तो पुलिस भी हार मान चुकी थी कि अब रेसू नहीं मिलने वाला। पुलिस के पास रेसू को ढूंढने का कोई सूत्र नहीं था, सिवाय इसके कि उसके और लीलू के फोन की लोकेशन एक ही जगह की मिल रही थी। सो उसे हत्यारा मानने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के हत्थे लग गई, जिस पे लीलू रेसू की हत्या का प्लान बाकी चारों में से किसी को बता और समझा रहा था। फिर लीलू ने 5 हत्याओं की बात कबूली। हत्याओं में 2-3 साल का गैप वह इसलिए रखता था कि हल्ला न मचे और लोग पिछली हत्या का दुख भूल जाएं।